दोस्तों नमस्कार, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नरेंद्र यादव सिराने में। दोस्तों हमने पहले टॉपिक के अंदर पंचायती राज व्यवस्थाओं के गठन की बात की थी और इस टॉपिक के अंदर हम खास तरीके से हम बात करेंगे। दोस्तों जो अपनी वन लाइनर बुक है उसका मैटर का हम सोल्यूशन यहाँ पे करवा रहे हैं, आपसे की डिमांड के ऊपर ये वीडियो बनाया जा रहा है, तो आप प्लीज़ इसको पूरा देखिए, स्किप ना करें। बहुत महत्वपूर्ण बातें जो आपकी कन्फ्यूजन वाली हैं वो यहाँ पर याद होंगी और लास्ट टाइम के लिए ये सभी वीडियो जो अपने चैनल के ऊपर है ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे, क्योंकि लास्ट टाइम में सुनी हुई बातें बहुत ज़्यादा अपने माइंड के अंदर याद रहती हैं। और ये वीडियो बनाने का उद्देश्य भी मेरा यही है कि लास्ट टाइम में आप इन सबको सुन के जाओ, फास्ट तरीके से वीडियो बनाए गए हैं। तो चलो हम बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। नगरीय प्रशासन को हम देखेंगे इसके अंतर्गत। तो भाई 74 जिस प्रकार से 73वां संविधान संशोधन 1992 है वह पंचायत राज व्यवस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने से संबंधित है, जबकि 74वां संविधान संशोधन में 1992 में ये जो नगरीय अपने जो निकाय हैं उनको संवैधानिक दर्जा देने की बात कही गई है। इसके तहत इसका उल्लेख भाग 9 क में है और अनुसूची 12 जोड़ी गई थी और उसके अंदर 18 विषय थे। ये जो अनुच्छेद है ये अपने को याद करना है, इसमें समझाने का कुछ भी नहीं है। हम सीधा नीचे आते हैं कि भारत के अंदर शहर क्या होते हैं, उसकी परिभाषा क्या दी गई है। देखो, कम से कम 5,000 जनसंख्या हो, ठीक है, और वहाँ के 75% लोग हैं वो खेती बाड़ी से अलग काम करते हो, ठीक है, और वहाँ पर जनसंख्या घनत्व वो 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ऐसे स्थान को हम शहर की संख्या देंगे। यहाँ 3 चीज़ याद करनी है, पॉपुलेशन 5,000 से ज़्यादा हो और वहाँ के 75% लोग हैं वो खेती बाड़ी से अलग यानी उनसे इतर काम करते हो और जनसंख्या घनत्व कम से कम 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो। शहरी स्थानीय शासन किसका विषय? राज सूची का। तो दोस्तों हमने पढ़ा था, कंपेरिजन करते हुए हम पढ़ते हैं कि पंचायती राज और शहरी स्थानीय शासन ये दोनों राज्य सूची के विषय यानी इनके ऊपर कानून बनाने का जो अधिकार है वो राज्य के जो विधानमंडल होते हैं उनका होता है। ब्रिटिश काल के अंदर मद्रास नगर निगम यानी सबसे पहले नगर निगम कौन से स्थापित हुआ था? मद्रास नगर निगम स्थापना कब हुई थी? 1687 के अंदर हुई थी। जबकि राजस्थान की बात की जाए तो पहली नगर पालिका है वो माउंट आबू है, जबकि पहला नगर परिषद है वो अजमेर आएगा, वो आगे हम पढ़ेंगे। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत नगर निगम की स्थापना हुई थी। कलकत्ता, मुंबई और मद्रास के अंदर 3 शहरों के अंदर नगर निगम की स्थापना की गई थी। यानी सबसे पहले नगर निगम की बात आएगी तो मद्रास आएगा 1687 ईस्वी के अंदर। और अगर 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत अगर प्रश्न आए कि कितने नगर निगम की स्थापना की गई तो 3 नगर निगम की स्थापना की गई थी, कलकत्ता, मुंबई और मद्रास की। अगला प्रश्न है, नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा कब दिया गया? कि संविधान संशोधन के तहत तो 74वें संविधान संशोधन 1992 के तहत। तो दोनों प्रश्न अपने को याद करना है कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत, जबकि ये जो नगर निकाय है इनको संवैधानिक दर्जा दिया गया था 74वें संविधान संशोधन 1992 के तहत। 74वें संविधान संशोधन कब पारित हुआ? 1 जून 1993 को। जबकि 73वां संविधान संशोधन 1992 है जो पंचायती राज से संबंधित है वह 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था, ठीक है, जबकि 74वां संविधान संशोधन 1 जून 1993 को। तो हमने को कंपेरिजन करते हुए याद करना है। नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा है वो संविधान में कहाँ पे वर्णित है? तो देखो भाई, जो पंचायत राज व्यवस्था थी उनका वर्णन था भाग 9 में, जबकि यहाँ पर नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा जो दिया गया है वह संविधान के भाग 9 के अंदर वर्णित है। और अनुच्छेद 243 तय से ये 6 तक, ठीक है, वो तक कैसे अण तक, ठीक है, और ये है तय से ये 6 तक, वह था ए से ओ तक, और ये इंग्लिश में है पी से जेड जी तक। दोनों कंपैरिजन करते हुए याद करने हैं। 74वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? 12वीं अनुसूची। जबकि 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 12वीं अनुसूची में नगर निकायों के कार्यक्षेत्र संबंधी उल्लेखित विषय कितने हैं? 18। जबकि 11वीं अनुसूची के अंदर पंचायत राज से संबंधित 29 विषयों का उल्लेख है, यानी 29 उसमें, इसमें 18। अगला प्रश्न है, नगर निकायों के स्तर कितने हैं? 3 स्तर हैं। पहला उसमें नाम है नगर पंचायत, दूसरा है उसमें नगर पालिका परिषद और तीसरा है नगर निगम। जबकि राजस्थान में नाम है नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम। यहाँ पर नाम दे रखे हैं जो अपने संविधान के अंदर जो उल्लेख है ना वो नाम। सबसे छोटा स्तर नगर पंचायत, दूसरा है यहाँ पर नगर पालिका परिषद और तीसरा नगर निगम। अगला हम प्रश्न देखते हैं, राजस्थान में नगर निकाय के वर्तमान स्तर कौन कौन से हैं? सबसे निम्न स्तर के ऊपर नहीं, सबसे छोटा स्तर है नगर पालिका सबसे कम जनसंख्या वाले शहरों में, दूसरा है नगर परिषद और तीसरा है नगर निगम, ठीक है। आरक्षण की व्यवस्था कैसे है? किन किन को आरक्षण दिया गया? अनुसूचित जाति को, अनुसूचित जनजाति को और महिलाओं को। महिलाओं के लिए इसमें नगर निकाय में कितना आरक्षण है? 33% है। और देखो भाई, यहाँ जो अपना पंचायती राज था उसके अंदर भी मूल संविधान के अंदर वहाँ पर मूल जो जो अपना संशोधन हुआ था उसके अंदर 33% था, जबकि वर्तमान के अंदर 2009 के अंदर 33 से बढ़ा के वहाँ पर 50 कर दिया। जबकि अब भी नगर निकायों के अंदर 33% आरक्षण है। अब हम चलते हैं महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर, राजस्थान के अंदर पंचायती राज व्यवस्था क्या है। तो पहले अपने सच महत्वपूर्ण अपने ये याद करना है कि राजस्थान में कितनी ग्राम पंचायतें हैं, कितनी पंचायत समिति और कितने जिला परिषद। तो दोस्तों राजस्थान के अंदर पंचायत अपने ग्राम पंचायत हैं 11,341, पंचायत समिति है 352 और अपने जिला परिषद है 33, यानी प्रत्येक जिले के हिसाब से हम याद कर सकते हैं कि टोटल 33 जिला परिषद है। राजस्थान में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम कब लागू हुआ? 23 अप्रैल 1994।
दोस्तों शायद मिसप्रिंट हो सकता है क्योंकि मैंने 24 अप्रैल लिख रखा है वहाँ पर। अगला प्रश्न है, राजस्थान में 74वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ? 9 अगस्त 1994 को लागू हुआ था। हाँ, सॉरी, इसके अंदर कन्फ्यूजन नहीं, वो अपने 24 अप्रैल है, 24 अप्रैल 1993 को अपने देश के अंदर हुआ था, जबकि राजस्थान की बात कर रहा है। हमने वहाँ पर पढ़ा था कि 1 वर्ष का समय दिया था कि 1 वर्ष के भीतर भीतर राज्य अपने जरूरी संशोधन करके और इनको लागू करें। तो इस हिसाब से 1 साल बाद यानी 24 अप्रैल को वहाँ पे लागू हुआ था, और 1 साल में 1 दिन पहले यानी पूरा 1 साल पूरा होने पर 23 अप्रैल 1994 को राजस्थान के अंदर पंचायत राज अधिनियम को संवैधानिक दर्जा देकर इसको लागू किया गया था। और जबकि 74वां जो ये संविधान संशोधन अधिनियम था यानी शहरी स्थानीय शासन वाला, ये 9 अगस्त 1994 को लागू किया था राजस्थान के अंदर। ये दोनों राजस्थान की बातें हैं। जबकि अगर देश की बात आएगी तो वहाँ पर आएगा 24 अप्रैल 1993, और शहरी वाला आएगा अपने वहाँ पर जून में था 1993 के अंदर, जबकि यहाँ पर राजस्थान में 23 अप्रैल 1994 और 9 अगस्त 1994 को। इंदिरा गांधी पंचायती राज और ग्रामीण विकास संस्थान की स्थापना कहाँ हुई? जयपुर के अंदर। स्वतंत्रता से पूर्व, अगला प्रश्न हमारा, स्वतंत्रता से पूर्व राजस्थान के अंदर ग्राम पंचायत अधिनियम कब बना? 1928 के अंदर बीकानेर रियासत में बना था। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आज़ादी से पूर्व राजस्थान के अंदर सबसे पहले ग्राम पंचायत अधिनियम कहाँ बना? 1928 के अंदर बीकानेर रियासत के अंदर। पंचायती राज को लोकतंत्र की पाठशाला किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ग्राम पंचायत की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वार्ड होती है। भाई वार्ड से छोटी कोई इकाई नहीं होती है। अपने एक ग्राम पंचायत के अंदर बहुत सारे वार्ड बने होते हैं और वार्ड का अध्यक्ष होता है, वो वार्ड पंच बनता है। ठीक है। ग्राम सभा के सदस्य कौन होते हैं भाई? उस राजस्व गांव में रहने वाले सभी मतदाता। देखो भाई, ग्राम सभा के सदस्य होते हैं, अपन इसमें कंफ्यूजन नहीं होने कभी ये सोचो कि ग्राम सभा के जो मेंबर होते हैं वो पूरे गांव के लोग होते हैं, नहीं, पूरे गांव के मतदाता होते हैं। ठीक है। और उस राजस्व गांव के सभी मतदाता, मतदाता मतलब होता है 18 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति जिनको व्यक्ति मताधिकार का अधिकार मिला हुआ है। ठीक है। संवैधानिक प्रावधानानुसार ग्राम सभा के वर्ष में कितनी बैठक होनी चाहिए? तो भाई संविधान के अनुसार जो जो अपना कानून बना था उसके अंदर कम से कम 2 बैठक जरूरी है। जबकि वर्तमान में बात की जाए तो वर्तमान के अंदर ग्राम सभा की 4 बैठक होती हैं। 2 बैठक, 3 बैठक तो होती हैं जो अपने राष्ट्रीय जो अपने दिवस होते हैं, जो अपने राष्ट्रीय त्यौहार होते हैं। कौन कौन से? 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस वाले दिन, 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस वाले दिन, 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जयंती, यानी 3 अपने राष्ट्रीय त्यौहार है, 3 दिन है, और 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। तो चारों डेट अपने याद कर सकते हैं हम कि वर्तमान के अंदर ग्राम सभा की वर्ष में 4 बैठक होती हैं, 26 जनवरी, 1 मई, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर। जबकि संवैधानिक प्रावधानुसार है वो कम से कम 2 बैठक होना जरूरी है। ग्राम सभा की बैठक की सूचना कितने दिन पहले दी जाती है? तो 7 दिन पहले ग्राम सभा की बैठक की सूचना दी जाती है, जबकि विशेष परिस्थिति के अंदर 3 दिन पहले भी सूचना दी जा सकती है। राजस्थान के अंदर वार्ड सभा का गठन कब हुआ था? तो सबसे पहले वार्ड सभा का गठन है वह सन 2000 में हुआ था। वार्ड सभा का अध्यक्ष कौन होता है? वार्ड पंच होता है। ठीक है। जबकि पूरी ग्राम सभा का अध्यक्ष कौन होता है? सरपंच होता है। ठीक है। तो वार्ड सभा का अध्यक्ष हो गया वार्ड पंच और ग्राम सभा का अध्यक्ष हो गया सरपंच, जबकि ग्राम पंचायत का अध्यक्ष भी सरपंच ही होता है। पंचायत राज की आधारभूत संस्था क्या है? ग्राम सभा, यानी ग्राम सभा है वह पंचायत राज की आधारभूत संस्था है। और भारत के अंदर ग्राम सभा है वह प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है। दोस्तों प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है? यानी वह लोकतंत्र का वह प्रकार जिसके अंदर जनता सीधे ही प्रशासन में भाग लेती है, उसे हम कहते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र। वर्तमान के अंदर केवल स्विट्जरलैंड के कुछ प्रांतों के अंदर प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, जबकि भारत के अंदर अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, यानी कि प्रतिनिधि लोकतंत्र है, यानी हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि शासन में भाग लेते हैं, वो भाई शासन सत्ता संभालते हैं। जबकि ग्राम सभा है वह प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है, क्योंकि ग्राम सभा के अंदर सभी जो वयस्क मताधिकार जो अपना जिनको वयस्क मताधिकार मिला हुआ है, जो अपने गांव के मतदाता हैं, वो सभी उसके अंदर भाग लेते हैं। लोकतंत्र की प्रथम इकाई जो वार्ड पंचों, उप सरपंच, सरपंच से मिलकर गठित होती है। तो पहली इकाई ग्राम पंचायत, दूसरी पंचायत समिति और तीसरी जिला परिषद। ग्रामीण प्रशासन के त्रिस्तरीय ढांचे के लिए चुनाव कौन करवाता है? तो हम पहले पढ़ चुके हैं, ग्राम की राज्य निर्वाचन आयोग है वह स्थानीय ये जो इकाई है इनके लिए चुनाव करवाता है। स्थानीय स्वशासन के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है। पंचायत राज व्यवस्था का शीर्ष स्तर की संस्था कौन सी? जिला परिषद है। जबकि ग्राम पंचायत यानी सबसे निम्न स्तर, और ये जो जिला परिषद है सबसे उच्च स्तर, इनको जोड़ने वाली जो मध्यवर्ती कड़ी है वो होती है पंचायत समिति। ग्राम पंचायत की प्रत्येक माह में कम से कम कितनी बैठक आयोजित होनी जरूरी है? देखो भाई, ग्राम पंचायत की माह में कम से कम 2 बैठक होनी जरूरी है। देखो अपने को स्टार्ट से याद करते हैं। ग्राम सभा की 4 बैठक होती हैं, 2 बैठक होनी जरूरी है साल में, जबकि साल में 4 बैठक होती हैं। जबकि ग्राम पंचायत की महीने में 2 बैठक होनी जरूरी है, जबकि पंचायत समिति की महीने में 1 बैठक जरूरी है, जबकि जिला परिषद की कम से कम 3 महीने में 1 बैठक, यानी कि
अपन ग्राम सभा की तो अलग से याद करनी है अपने को कि साल में 2 बैठक अनिवार्य है, जबकि वर्तमान में 4 बैठक होती हैं, ठीक है। जबकि ये जो 3 स्तर हैं अपने, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और ये अपने जिला परिषद, इनमें अपने अपन इस हिसाब से याद कर सकते हैं कि सबसे छोटा वाला स्तर है, वहाँ पर ज़्यादा बैठक होती है। जैसे जैसे स्तर हम ऊपर बढ़ते हैं वैसे वैसे बैठकों की संख्या कम होती हुई चली जाती है। तो देखो, ग्राम पंचायत की महीने में 2 बैठक है, जबकि पंचायत समिति की महीने में 1 बैठक है कम से कम, जबकि जिला परिषद के 3 महीने में 1 बैठक कम से कम आयोजित होनी जरूरी है। पंच सरपंच का चुनाव लड़ने के लिए, पंच हो, सरपंच हो, या फिर पंचायत समिति सदस्य हो, या फिर जिला परिषद स्तर हो, सभी के जो उम्मीदवार हैं उनके चुनाव लड़ने की उम्र है वो 21 वर्ष होनी जरूरी है, ठीक है। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना है, चाहे किसी स्तर का चुनाव हो, 21 वर्ष की आयु होना किसी भी उम्मीदवार के लिए जरूरी है। क्या सरपंच को 5 वर्ष से पूर्व उसके पद से हटाया जा सकता है? बिल्कुल हटाया जा सकता है, अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से हटाया जा सकता है। अविश्वास प्रस्ताव संबंधी कुछ नियम देखो भाई। एक तो पहले 2 वर्ष में अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता, और दूसरा, अगर एक बार अविश्वास प्रस्ताव आ गया तो उसके 1 वर्ष तक, अगर एक बार अविश्वास प्रस्ताव आ गया और वह पारित नहीं हो पाया, ठीक है, तो उसके 1 वर्ष बाद तक अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता, 1 वर्ष बाद ही लाया जा सकता है। पंचायत राज व्यवस्थाओं के 3 स्तरों में से किस स्तर के प्रमुख का चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है? देखो भाई, 3 स्तर हो गए, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। इनका जो अध्यक्ष है, ठीक है, तीनों स्तरों का जो अध्यक्ष है, ठीक है, उनका जो प्रमुख है वो कौन रहेगा? यहाँ पर तो रहेगा सरपंच, ठीक है, मध्यवर्ती स्तर के ऊपर रहेगा प्रधान, और सबसे ऊपर वाले स्तर के ऊपर रहेगा जिला प्रमुख। तो इनमें से किसका चुनाव है वो प्रत्यक्ष रूप से जनता करती है? तो दोस्तों, ग्राम पंचायत का जो प्रमुख होता है कौन? सरपंच। सरपंच का चुनाव है वो प्रत्यक्ष रूप से जनता करती है, जबकि मध्यवर्ती स्तर और उच्च स्तर यानी पंचायत समिति का जो अध्यक्ष है, प्रधान, वो और जिला प्रमुख, इनका चुनाव जनता प्रत्यक्ष रूप से नहीं करती, बल्कि इनके जो वार्ड है, उनके जो मेंबर हैं, वो अपने में से इनका चुनाव करते हैं, ये याद करना। ग्राम पंचायत का राजनीतिक प्रमुख कौन हो गया? सरपंच हो गया। जबकि ग्राम पंचायत का प्रशासनिक प्रमुख कौन होगा? तो वो वीडियो होगा ग्राम विकास अधिकारी, ठीक है, जिसे हम सेक्रेटरी कहते हैं। पंचायत समिति का राजनीतिक प्रमुख कौन होगा? जिसको चुनाव के माध्यम से चुनते हैं, तो प्रधान हो जाएगा। जबकि वहां का प्रशासनिक प्रमुख कौन होगा? लिखा पढ़ी करने वाला, वो होगा बीडीओ यानी खंड विकास अधिकारी, ठीक है। जबकि अगर जिला परिषद की बात की जाए तो जिला परिषद का राजनीतिक प्रमुख होता है जिला प्रमुख, ठीक है, और जबकि वहाँ का प्रशासनिक अधिकारी होता है सीईओ, मुख्य कार्यकारी अधिकारी। तो अपन निम्न स्तर से याद करते हैं राजनीतिक, अगर हम पहले राजनीतिक प्रमुख की बात करें तो सरपंच, प्रधान और जिला प्रमुख, और अगर प्रशासनिक प्रमुख की बात करें तो वीडीओ, बीडीओ और सीईओ यानी ग्राम विकास अधिकारी, खंड विकास अधिकारी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी। वार्ड पंच, उप सरपंच और सरपंच को शपथ कौन दिलाता है? इनको शपथ दिलाता है पीठासीन अधिकारी, यानी जो टीम आती है चुनाव करने वाली, उनका जो अधिकारी होता है, प्रेजाइडिंग ऑफिसर होता है, वो इनको शपथ दिलाता है उसी टाइम, यानी शाम को इनकी मतगणना होती है वहीं पर, और उसी टाइम इनको कौन शपथ दिलाता है? पीठासीन अधिकारी, ठीक है, जो चुनाव पार्टी, पोलिंग पार्टी का जो अधिकारी होता है वो। पंचायत समिति सदस्यों को कौन शपथ दिलाता है? इनको भी पीठासीन अधिकारी ही शपथ दिलाता है। जबकि जिला परिषद के सदस्यों को कौन शपथ दिलाता है? इनको भी पीठासीन अधिकारी दिलाता है, लेकिन वहाँ पर पीठासीन अधिकारी जिला कलेक्टर होता है। तो ये जो अपना रिटर्निंग ऑफिसर होता है, कौन? जिला कलेक्टर, यानी पूरे जिले का जो सबसे बड़ा चुनाव अधिकारी होता है वह होता है उस टाइम जिला कलेक्टर, वो जिला परिषद के सदस्यों को वहाँ पर शपथ दिलाता है। अब देखो, प्रधान व उप प्रधान को शपथ कौन दिलाता है भाई? इनको उपखंड अधिकारी शपथ दिलाता है, ठीक है। वहाँ पर केवल मेंबर की बात चल रही थी, यहाँ पर अध्यक्षों की बात चल रही है। तो प्रधान और उप प्रधान को उपखंड अधिकारी है, जबकि जिला प्रमुख व उप जिला प्रमुख हैं, उनको शपथ दिलाते हैं जिला कलेक्टर। वार्ड पंच, सरपंच व सरपंच, अब देखो, अब त्याग पत्र की बात देखते हैं हम। वार्ड पंच, सरपंच, उप सरपंच यानी कि जो निम्न स्तर है अपना, यहाँ पर थोड़ा सा देखो भाई कंफ्यूजन रहेगा, अपने को स्पष्ट करना है माइंड को कि जो निम्न स्तर है अपना पंचायत राज व्यवस्था का, कौन सा? ग्राम पंचायत। वहाँ पर जो सदस्य हैं, वार्ड पंच, वार्ड के अध्यक्ष हो गए, उप सरपंच हो गया, और यहाँ पर सरपंच हो गए। यहाँ पर थोड़ी चेंज कर लें, यहाँ पर उप सरपंच कर लेना। वार्ड पंच, उप सरपंच और सरपंच, ये सभी अपना जो त्याग पत्र होते हैं वो अपने उच्च स्तर के प्रशासनिक अधिकारी को देते हैं। ये माइंड में बैठा लो। इनका उच्च स्तर कौन सा हो गया? पंचायत समिति। वहाँ का प्रशासनिक अधिकारी कौन हो गया? खंड विकास अधिकारी। यानी कि वार्ड पंच, उप सरपंच और सरपंच अपने त्याग पत्र अपने उच्च स्तर के प्रशासनिक अधिकारी को देते हैं। जबकि पंचायत समिति के सदस्य और उप प्रधान, पंचायत समिति के सभी सदस्य और उप प्रधान अपना त्याग पत्र प्रधान को देते हैं, यानी अपने राजनीतिक प्रमुख को देते हैं उसी लेवल के। जबकि प्रधान अपना त्याग पत्र देगा अपने उच्च स्तर के राजनीतिक प्रमुख को ही। किसको? जिला प्रमुख को। जबकि जिला परिषद के जो सदस्य हैं वो और
उप जिला प्रमुख ये त्यागपत्र देंगे जिला प्रमुख को। देखो यहाँ पर भाई, जिस प्रकार से पंचायत समिति के जो सदस्य हैं वो और उप प्रधान अपना त्यागपत्र प्रधान को देते हैं, ठीक है, उसी स्तर के राजनीतिक प्रमुख को, उसी प्रकार से जिला परिषद के सदस्य और उप जिला प्रमुख है वो अपना त्यागपत्र जिला प्रमुख को देंगे। जबकि जिला प्रमुख जिस प्रकार से हमने पढ़ा कि प्रधान अपना त्यागपत्र है वह किसको देता है, वह देता है जिला प्रमुख को, उसी प्रकार से जिला प्रमुख अपना त्यागपत्र देगा संभागीय आयुक्त को। जिला परिषद के मेंबर कौन कौन होते हैं, उसके अंदर सदस्य कौन कौन भाग लेंगे, तो जिला परिषद के वार्ड मेंबर सभी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला कलेक्टर, जिले की सभी पंचायतों के प्रधान, जिले के जो भी निर्वाचित विधानसभा सदस्य हैं वो, और जिले के निर्वाचित लोकसभा सदस्य और राज्यसभा के सदस्य सभी जिला परिषद के सदस्य मेंबर माने जाते हैं। जिला प्रमुख और उप जिला प्रमुख का चुनाव कौन करवाते हैं, तो उनका चुनाव कौन करते हैं, जिला परिषद के निर्वाचित सदस्य। तो दोस्तों याद करना, पंचायत समिति का जो भाई मुख्य होता है, कौन होता है, उसका मुख्य होता है प्रधान, प्रधान और जिला प्रमुख और उप जिला प्रमुख, और उसी प्रकार से प्रधान उप प्रधान, इनका जो चुनाव है वो उसी संस्था के जो मेंबर होते हैं वो करवाते हैं। जबकि सरपंच है उसका चुनाव जनता प्रत्यक्ष रूप से करती है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता लागू करने वाला पहला राज्य राजस्थान था। वर्तमान में शायद इसको हटा दिया गया है। हाँ, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है, जिला कलेक्टर होता है। अब ये जिला परिषद के कार्य, पंचायत समिति के कार्य, ग्राम पंचायत के कार्य, आय के स्रोत, ये कुछ बातें हैं, ये अपने को केवल याद करने के, समझाने की कुछ भी नहीं है। अब हम बात करते हैं राजस्थान में नगरीय प्रशासन की। तो राजस्थान में जिस प्रकार से हमने पढ़ा था, राजस्थान में कितनी ग्राम पंचायत हैं, कितने तहसील हैं और कितने वहाँ पे जिला परिषद है, उसी प्रकार से हमें याद करना है राजस्थान के अंदर कितनी नगर पालिका, कितने नगर परिषद और कितने नगर निगम। तो राजस्थान के अंदर नगर पालिका की बात की जाए तो राजस्थान के अंदर 169 नगर पालिका है। दोस्तों ये आंकड़ा चेंज हो गया थोड़ा, आप देखना, मैं इसको टेलीग्राम के ऊपर सही करवाऊंगा। अपने नगर पालिकाओं की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, ये थोड़ा पुराना आंकड़ा है। जबकि अपने नगर परिषद हैं टोटल 34 और अपने नगर निकाय 10 हैं। मैं आपको ये थोड़ा सा चेंज करवाऊंगा। तो भाई देखो कहाँ कहाँ पे अपने नगर निगम है। एक तो जयपुर के अंदर दो, देखो भाई कहाँ कहाँ पर, देखो एक तो संभागीय स्तर है, सभी संभागों के ऊपर अपने 7 संभाग है, सातों संभागों के ऊपर अपने क्या है, सातों संभाग जो है वहाँ पर अपने नगर निगम है। जबकि 3 संभाग जो अपने मुख्यालय वहाँ पर 2 नगर निगम है। कौन कौन से, जयपुर, जयपुर और जयपुर हेरिटेज, उसी प्रकार से जोधपुर, जोधपुर उत्तर और जोधपुर दक्षिण, ठीक है। और उसी प्रकार से कोटा के अंदर कोटा उत्तर और कोटा दक्षिण, यानी जयपुर, जोधपुर और कोटा के अंदर दो दो नगर निगम है। जबकि बाकी जो अपने संभागीय मुख्यालय वहाँ पर एक एक, जैसे बीकानेर है, अजमेर है, उदयपुर है, भरतपुर है, वहाँ पर एक एक नगर निगम है। सबसे पहले नगर पालिका माउंट आबू के अंदर 1864 के अंदर, जबकि पहला नगर परिषद आएगा तो वह अजमेर आएगा। जनसंख्या के मापदंडानुसार नगरीय शासन को हम बांट सकते हैं नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम। क्या मापदंड होंगे इनके लिए, देखो भाई, जिन शहरों की जनसंख्या 20,000 से 1 लाख के बीच है वहाँ तो नगर पालिका, जहाँ पे जनसंख्या 1 लाख से 5 लाख के बीच है वहाँ पर नगर परिषद, और जहाँ पर जनसंख्या 5 लाख से अधिक है और 1 करोड़ से कम है वहाँ पर नगर निगम, ठीक है। तो 3 चीज़ होगी, 20,000 से 1 लाख, 1 लाख से 5 लाख और 5 लाख से 1 करोड़, यानी पहले नगर पालिका, फिर नगर परिषद, फिर नगर निगम। शहर को अलग अलग क्षेत्रों में बांटा जाता है, जिसको हम क्या कहेंगे, जिसको हम वार्ड कहेंगे, और हर वार्ड से वहाँ की जनता एक पार्षद चुन के भेजती है। आगे देखो भाई, नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम के अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव कौन करते हैं, पार्षद करते हैं, ठीक है। जिस प्रकार से हमने पढ़ा था कि जिला परिषद को भी विभिन्न वार्ड में बांट रखा है, वार्ड मेंबर है वो जिला प्रमुख का चुनाव करते हैं। उसी प्रकार से ये जो अब नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम है, इनको भी विभिन्न वार्डों में बांटा जाता है और इनके अध्यक्षों का चुनाव है वो वार्ड मेंबर करते हैं, यानी प्रत्यक्ष रूप से इनका चुनाव नहीं होता है। अब देखो भाई, नगर पालिका बोर्ड है उसके अध्यक्ष को कहते हैं नगर पालिका अध्यक्ष, जो नगर परिषद का अध्यक्ष होता है उसको सभापति, और जो सबसे बड़ा स्तर नगर निगम है उसके अध्यक्ष को कहते हैं महापौर या मेयर। यानी नगर पालिका अध्यक्ष, सभापति और महापौर या मेयर, ये इनके अध्यक्षों के नाम हो गए छोटे से बड़े की ओर। अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग के लिए स्थानों का आरक्षण किया गया है जनसंख्या में उनके अनुपात के अनुसार। अब इनके जो कार्य हैं उनके बारे में यहाँ पर बात कर रखी है, कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, ये अपने को याद करने हैं केवल। तो दोस्तों ये अपना टॉपिक था स्थानीय शहरी निकायों का। तो दोनों वीडियो हमने कंप्लीट करवा दी। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, लिंक को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ाने में सहयोग करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक लिंक पहुँचाएँ। जय हिंद, जय भारत।